जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम क्लास 7th जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आज अप टू चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट कर दें। अगर नहीं हो पाता है, अगर वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो हम जो है कि थर्ड या फोर्थ चैप्टर तक ही करेंगे। लेकिन जितने भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए, उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं कलर चेंज करती हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट। इसमें क्या पढ़ना है? तो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है यहाँ पे? इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब ये जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या होता है? लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम है उसी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि लाइफ को सपोर्ट करना मतलब क्या, कि मतलब ऐसी चीज़ें जो जिसके बिना जो लाइफ है, जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। और वो क्या चीज़ें हैं? एयर, और क्या है? वाटर, और क्या है? फूड, और क्या है? लैंड, भूमि, जहाँ हम रहते हैं। तो मतलब कि बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, द इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और उसमें क्या आता है? द एयर वी ब्रीथ, जो हम ब्रीथ करते हैं, जो एयर यानी कि ऑक्सीजन, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, और जिस भूमि पर रहते हैं। समझ आई? तो इन्वायरमेंट क्या है? अब आगे देखेंगे, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं? तो कैसे मॉडिफाई करते हैं ये हमें देखना है। तो ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं और इस तरह वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि ये मॉडिफाई मतलब क्या करना, मतलब कुछ चेंजेस लाना, है ना। तो नेशनल इन्वायरमेंट में क्या होता है? ऑलरेडी ट्रीज़ हमको मिल जाएंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? ग्रास लैंड मिलेंगे, लैंड है, उसमें सॉइल है, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीज़ों का प्रयोग करके ह्यूमंस क्या करते हैं? वो कार बना लेते हैं, मिल्स बनवा लेते हैं, फैक्ट्रीज बनवाते हैं। तो इस तरह वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो ये बात समझ में आई? देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो लिखे टर्म्स हैं, इसकी जो लैंग्वेज है वही डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब यहाँ पे है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो देखिए, एनवायरनमेंट के पहला कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का नेचुरल। क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। दूसरा ह्यूमन मेड, और फिर यहाँ पे ह्यूमन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें जो नेचुरल वाला पोर्शन है उसमें क्या कह रहे हैं भाई। तो पहला तो है ये लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स आ रही हैं। फिर इधर लैंड, जो भूमि है। फिर ये एयर, और फिर ये क्या? वाटर। ये जो वाटर दिख रहा है ना, वाटर बॉडी। तो ये इन्वायरमेंट का कौन सा पोर्शन है? ये नेचुरल पोर्शन है। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी भी एयर चीज़ें हैं, जितनी लैंड है। एयर क्या मतलब? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी मिक्सचर है, और ये सारा मिलकर के क्या बनाते हैं? एटमॉस्फेयर बनाते हैं, है ना। और ये लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे नेचुरल कंपोनेंट में। इसके बाद ह्यूमन मेड कंपोनेंट में तो कुछ भी आ सकता है, जितना भी आप देख रहे हैं, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, जो भी जितनी चीज़ें बनी हैं वो ह्यूमन मेड में तो लाखों हज़ारों चीज़ें होंगी। इसके अलावा ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट का ह्यूमन भी तो एक पार्ट है कि नहीं है? ऑब्वियसली एक पार्ट है। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आएगा इंडिविजुअल। कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल है, राम, श्याम, सीता, गीता, पूछ ले कि ये, पूछ ले किसी का भी नाम दे करके, कोई भी पर्सन का नाम दे करके कि ये इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, तो ये ह्यूमन से रिलेटेड कंपोनेंट है। इसके अलावा फैमिली, फिर फैमिली से क्या बनते हैं? कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी से क्या होते हैं? रिलीजन, फिर क्या? एजुकेशनल चीज़ें हो गई, या इकोनॉमिक से रिलेटेड, या फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस। जो भी आप कहें, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये ह्यूमन कंपोनेंट है ना। तो हमने इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट पढ़े? हमने इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट पढ़े, राइट। कौन कौन से पढ़े? जस्ट अ मिनट, कौन कौन से पढ़े? नेचुरल पढ़ा, ह्यूमन मेड पढ़ा, और ह्यूमन पढ़ा।
है ना। तो अब एक चीज़ मुझे और आपको इसमें ये बतानी है कि नेचुरल कंपोनेंट में हमने ये पढ़ा कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो नेचुरल कंपोनेंट है, लेकिन नेचुरल कंपोनेंट की वाटर बॉडीज़ को कहते क्या हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। आपको कहीं भी हाइड्रो लिखा मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ रिलेटेड टू वाटर। तो जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे ओशियंस हो गए, सीज़ हो गए, रिवर्स, पॉन्ड्स, वॉटेवर जो भी है, उन सबको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसके अलावा जो एयर है, जो मिक्सचर ऑफ एयर है, बहुत सारी एयर हैं, कहाँ रहती हैं? वायुमंडल में रहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स। इसके बाद जो लैंड वाला पोर्शन है, थोड़ा मैं नीचे करूँ, ये देखिए, ये ग्रीनरी दिख रही है यहाँ पे, ये जितने भी लैंड वाले भूमि से रिलेटेड पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको स्थल मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। अब जैसे वाटर बॉडीज़ में क्या बोलेंगे? जल मंडल बोलेंगे। और एयर वाले को क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। तो हिंदी में टर्म्स एकदम क्लियर हो जाते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा लिविंग थिंग्स, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रह रही हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोल रहे हैं। अब इस बायोस्फीयर टर्म को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और इस टर्म को हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी आगे देखते हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things, nature that surround any living organism is called environment. मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अब जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आपको कोई भी, किसी भी प्लेस ने, किसी भी पीपल ने, किसी भी थिंग ने, किसी भी नेचर ने आपको सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, तो वो क्या है? वो इन्वायरमेंट है। यानी कि हमारे आसपास जो भी हम जिन चीज़ों से घिरे हैं, सराउंडेड हैं, वो क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है ना। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, हमने पहले ही पढ़ लिया। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। मतलब कि अब हमने पढ़ा कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो दो पार्ट्स में हमने देखा डिवाइड किया, एक नेचुरल है और एक दूसरा क्या है? ह्यूमन मेड है। दूसरा क्या है? ह्यूमन मेड है। लेकिन ये जो नेचुरल वाला है ना, ये दो पार्ट्स में और डिवाइड किया, बायोटिक और अबायोटिक। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि ऐसा वर्ल्ड, ऐसा संसार, ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक इन्वायरमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोटिक इन्वायरमेंट कहेंगे। और ऐसी चीज़ें, आप बायोटिक किसको कहते हैं? जो नॉन लिविंग मतलब कि एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंड, भूमि हो गई। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? एयर कह सकते हैं। क्या और क्या कह सकते हैं? सॉइल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? क्लाइमेट कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के कैसे पार्ट्स हैं? तो ये इन्वायरमेंट के अबायोटिक पार्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ह्यूमंस को, ह्यूमन की मैं बात कर दूं, तो ह्यूमन कौन सा पार्ट है? तो ह्यूमन बायोटिक पार्ट है, बिकॉज वो लिविंग है। अगर मैं बोलूं कि डॉग, डॉग इन्वायरमेंट का कौन सा जो है कि कंपोनेंट में आएगा? तो वो बायोटिक में आएगा। किस में आएगा? बायोटिक में आएगा। राइट, समझ में आई? बायोटिक अबायोटिक क्या? बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट वर्ल्ड जो है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे होता है? तो इन्वायरमेंट वर्ल्ड देखिए, इधर फ्रेंच शब्द है इन्वायरनर, और इन्वायरनर मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड, उसी से उसका ओरिजिन हुआ है। देखिए, इन्वायरमेंट, फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर या फिर इन्वायरनर, मतलब स्पेलिंग में सिंगल एन भी हो सकता है, डबल एन भी हो सकता है, जिसकी मीनिंग होती है नेबरहुड। जिसकी मीनिंग क्या होती है? नेबरहुड। और जस्ट अ मिनट, ये आई डोंट नो, ये पीडीएफ इतना ज़्यादा क्यों बार बार, अभी जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो ये पूरा क्या है? हमारा ग्लोब है, अर्थ है, पूरी हमारी पृथ्वी है।
इस पृथ्वी का ये जो भाग देख रहे हैं ब्लू ब्लू है, ये पानी पानी वाला भाग है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है हाइड्रोस्फीयर। तो पानी वाले जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। ये प्लेन उड़ रहा है यानी कि ये पूरा वायुमंडल है, यहाँ पे पूरी एयर है, इसको क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये देखिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसको बोल रहे हैं जो ये स्थल वाला भाग है, पूरे इस यहाँ से लेकर के इस भाग को क्या बोल रहे हैं लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। क्लियर हुआ। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, एक टर्म आपको ये दिख रही होगी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर किसको बोला गया है, अब यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा बीच में ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिथोस्फीयर भी है ना, लिथोस्फीयर है, यहाँ से हाइड्रोस्फीयर है और ऊपर से एटमॉस्फेयर है। मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे हमारी वाटर बॉडीज़ भी इंक्लूडेड हैं, हमारी लैंड भी इंक्लूडेड है, हमारा जो है कि एयर भी इंक्लूडेड है, उसी को हम क्या कह देते हैं बायोस्फीयर कह देते हैं। यानी कि बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो रीजन होता है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं और यहीं पे जो है कि लाइव एग्जिस्टिंग लाइफ सपोर्टिंग सिचुएशन बनती है। अब केवल पानी पानी है तो क्या हम केवल और केवल हाइड्रोस्फीयर में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कुछ एक आध एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेज़ हैं, वो पानी में रह रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जो है कि एटमॉस्फेयर से कुछ एयर नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप हैं, तो आप क्या केवल हाइड्रोस्फीयर में रह सकते हैं, क्या केवल एटमॉस्फेयर रीजन में रह सकते हैं, क्या केवल लिथोस्फीयर रीजन में रह सकते हैं? नहीं, हमें और आपको रहने के लिए एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए और लिथोस्फीयर भी चाहिए। और उसी रीजन को क्या बोल देते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं। तो हम और आप कहाँ रहते हैं, हम और आप एक बायोस्फीयर में रहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर को बताया गया है। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है एयर की जो अर्थ को सराउंड करती है। अभी हमने पढ़ा ही था एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है, मेन पॉइंट, कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारी अर्थ के चारों तरफ कैसे बना रहता है, मतलब इधर उधर खिसकता क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर क्या करता है, आप मतलब चारों तरफ होल्ड रहता है। मतलब कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को होल्ड रखती है, पकड़े रखती है। और एटमॉस्फेयर करता क्या है, तो एक प्रोटेक्ट्स अस, मतलब सूर्य की जो एकदम तेज गर्म वाली जो किरणें हानिकारक हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। एटमॉस्फेयर में होता क्या क्या है, तो ये भी पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इट कंसिस्ट ऑफ बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है तो वो चेंजेस वेदर और क्लाइमेट में भी होता है। मतलब कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस इन एटमॉस्फेयर लीड्स टू द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। बात क्लियर है। अभी हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या है भाई, देखें, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में जो भी इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन क्या, बातचीत करना, लेन देन करना, है ना। तो उनके आपस में सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके आपस में क्या करने पर, उनके आपस में इंटरेक्शन करने पर, है ना। और इसके अलावा जो भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, उनमें आपस में शेयरिंग होने पर, ट्रांसफ़र होने पर एनर्जी मटेरियल का क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। मतलब कि इन शॉर्ट वी कैन से कि एक ऐसा सिस्टम जो इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। कैसे इंटरेक्शन से फॉर्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन से फॉर्म होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। इसके अलावा एंड विद द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कैसे आपस में रह रहे हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का और मटेरियल का, राइट। तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको ये जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना, एक दफ़े अच्छे से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कि ऐसे पूछ लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है। डू यू नो
ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि 5th जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है। आई थिंक सबको पता ही होगा। फिर एक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक तरह का व्यापार है। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स मतलब क्या? सामान। गुड मतलब अच्छा नहीं, कॉमर्स की लैंग्वेज में गुड्स को सामान कहते हैं। तो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली की जाती है विदाउट यूज़ ऑफ मनी। जैसे कि हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हम कहें भाई मुझे एक चॉकलेट चाहिए, तो क्या बिना पैसे दिए लेंगे? नहीं देंगे मुझे। लेकिन बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम चॉकलेट ले भी लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। तो भाई क्यों मुझे कोई चॉकलेट देगा? उसके बदले अगर मैं उसको कोई चिप्स या टॉफ़ी दे रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में शुगर नहीं है, मेरे घर में सॉल्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मैं आपसे एक बोल सॉल्ट ले लूँगी और आप मुझसे एक बोल शुगर ले लेंगे। यानी कि हमने गुड्स का क्या करा? एक्सचेंज किया, लेकिन मनी का यूज़ नहीं किया। इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब आगे देखते हैं। हमने जो इकोसिस्टम पढ़ा था, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। मतलब मैं हूँ तो मैं जो है कि किस पे डिपेंड हूँ? अपनी इमीडिएट सराउंडिंग पे ही तो डिपेंड हूँ। मतलब इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट मतलब क्या? जो मतलब जस्ट मेरे बगल में है, जस्ट मेरी सराउंडिंग है, उसी को कहते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, वेरी कॉमन। मान लीजिए प्लांट्स है और मान लीजिए ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग प्लांट्स को क्या दे रहे हैं? CO2, और प्लांट्स ह्यूमन को क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ये रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं हो गया? हो गया है ना? तो दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एंड इकोसिस्टम। तो इस तरह का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में ऐसा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सराउंडिंग से जो रिलेशनशिप होता है उसको ही क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। अब जो बात होने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। मतलब इकोसिस्टम बता रहे हैं कैसा कैसा हो सकता है। मतलब एक लार्ज रेन फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। जैसे कि हमें पता है अमेज़ॉन फॉरेस्ट, बहुत बड़े फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे देशों में है, स्पेशली सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका कौन से देश में है? ब्राज़ील में। तो ये क्या है? ये भी एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, है ना? एज वेल ग्रासलैंड, एक ग्रासलैंड भी इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे सवाना, डाउन्स, प्रेयरीज, ये भी एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। डिजर्ट्स, जो डिजर्ट्स होते हैं, सहारा डिजर्ट्स हैं, ये भी एक इकोसिस्टम है। माउंटेन्स, हिमालय रीजन में आ जाए, ये भी एक इकोसिस्टम है। कोई लेक हो गई, रिवर हो गई, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ओशियंस हो गए, पैसिफिक ओशियंस, सब कुछ एक इकोसिस्टम फॉर्म करें। इवन अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा पॉन्ड जिसमें थोड़ी फिशेज हैं, थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, समझ आई? तो मतलब एक इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि बड़े से बड़ा भी हो सकता है और छोटे से छोटा भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे पूछूं, क्या एक एक्वेरियम जो एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम होता है, जो लोग बचपन में ऐसे कुछ बनाया करते थे, है ना, और इसमें वाटर होता है, और जस्ट मैंने अच्छा सा बनाते हैं ना, बना रहे हैं तो ओ शिट, अब मुझे ड्रॉ कर ही लेने दे। अब इसमें क्या होता था? वाटर होता था, है ना, इसके अंदर वाटर है, और इसमें क्या होते थे? फिशेस होती थी, इसमें फिशेस होती थी, है ना। ये घरों में रखा जाता है बहुत लोगों के। तो ये जो गंदा सा जो मैंने एक्वेरियम बनाया आर्टिफिशियल, तो क्वेश्चन एक ये आता है कि क्या ये एक एक्वेरियम इकोसिस्टम है कि नहीं? तो बिल्कुल है। एक्वेरियम एक इकोसिस्टम है, बशर्ते ये कैसा इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल। कैसा है? आर्टिफिशियल। ये नेचुरल नहीं है ना, ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इकोसिस्टम तो है ना। तो क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होना चाहिए। आगे आगे क्या चीज़ देखनी है? बस इसमें इतना ही मुझे देखना था, और आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 2। होपफुली ये ऐसे पी गया ऐसे ही करते हैं। तो जल्दी से अपना चैप्टर 2 शुरू करते हैं।
जो चैप्टर सेकंड है इनसाइड आवर अर्थ, अपनी अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में है ये चैप्टर। तो सबसे पहले एक डू यू नो वाला फैक्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट गहरी माइन कौन सी है या कहाँ पे है, तो वो है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। और इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स डीप, 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक है ना। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, और ऑयल की खोज करने के लिए इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर तक अंदर से खोद दिया था। लेकिन चलो ठीक है, हमने एक डीपेस्ट माइन देख ली भाई, 4 किलोमीटर्स तक है। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर ये अर्थ है और अर्थ के आपको यहाँ जाना है, एकदम सेंटर में जाना है, तो आपको कितना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 6,000 किलोमीटर अंदर तक डीप इतना जा कर के आपको डिग करना पड़ेगा, तब आप कहीं अंदर पहुँचेंगे। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको पता होगा अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के अंदर क्या होता है। तो जो ये पूरा हमको दिख रही है हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ दिख रही है। अब इसके अलावा ये अर्थ का एक पोर्शन है, ठीक है ना, एक जैसे कि एक स्लाइस हमने अर्थ की कट कर ली। अब इसमें हम समझेंगे। अब इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, जैसे कि कोई केक है ना, ब्लैक फॉरेस्ट पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक केक है और केक की मैंने एक स्लाइस काट ली, तो ऐसे ही तो कट होगा ना। फिर मैंने उसकी कुछ लेयर्स ऐसे डिवाइड कर दी, ठीक है। आई कैन डू इट बेटर, दिस इज समथिंग अ स्लाइस, ओके। और फिर मैंने इसकी कुछ ऐसे थोड़ी ऐसी लेयर्स डिवाइड कर दी है ना। तो जो अर्थ है वो क्या है, जैसे एक अनियन होता है ना, और अनियन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो उसी तरह अर्थ की भी कुछ लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपरी जो लेयर है वो अर्थ की, वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। बीच वाली जो लेयर है वो कहलाती है मेंटल, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सॉरी नॉट एयर, वो क्या कहलाती है, वो कोर कहलाती है। क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। अब आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा कि जैसे ये एक अर्थ है, अर्थ का एक स्लाइस है, जैसे ये पूरा आप समझ लें केक है और उसका एक स्लाइस हमने अलग कर लिया आपको समझाने के लिए। तो ये जो सबसे ऊपर वाली है ना, ये जो सबसे ऊपर वाली है, ये बीच, ये इतनी लेयर क्या हो गई, ये क्रस्ट हो गई, ठीक है, ये क्रस्ट हो गई। इसके बाद ये वाली जो लेयर है, ये बीच वाली लेयर क्या हो गई, मेंटल हो गई। क्या हो गई? मेंटल हो गई। और थर्ड आपको अलग से कलर दिख ही रहा होगा, ये बीच वाला सबसे लास्ट वाला, ये क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है कि हमने देखा कि जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ओ शिट, चला गया, कोई बात नहीं, है ना। तो सबसे पहली वाली हमने ये देखी, फिर बीच वाली ये देखी, फिर लास्ट वाली ये देखी, है ना। तो जो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ के सरफेस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं। इस लेयर को क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, देखिए लिखा हुआ है। और ये लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। कितनी रेंज है इसकी, 35 किलोमीटर तक, यानी कि पृथ्वी के 35 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, मतलब हम जिस ज़मीन पे चल रहे हैं उस ज़मीन से अंदर 35 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है, ठीक है ना। देखा यहाँ पे, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब ये बात कैसे समझना है कि कॉन्टिनेंटल मास पे क्या है, ओशन फ्लोर्स पे क्या है। अब देखिए, हमारा जो अर्थ है, तो ये तो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे ज़मीन है, और यहाँ पे क्या है, ओशन है। तो जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट पे भी होगी और ओशन पे भी तो होगी ना। अब जैसे ओशन में पानी तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे जैसे जो नदी है, कहीं ना कहीं आप पैर तो अपने टिकाते हैं ना, तो वो भी तो एक ज़मीन है ना। तो मतलब जो ओशन है, थोड़ा पानी है, मतलब जितना भी पानी है 5 किलोमीटर तक, जितना भी मान लो ओशन में पानी है, फिर नीचे कहीं ना कहीं तो ज़मीन होगी ही ना। तो वही उसी को बता रहे हैं कि क्रस्ट। जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ, मान लीजिए कि थोड़ा सा ये ब्लैंक पेपर होता मेरे पास तो सही रहता। यहाँ पे समझाते हैं। तो जैसे कि हम्म ये हमने बनाया अर्थ। अर्थ का अब जैसे कि ये वाला जो एरिया है, ये ज़मीन वाला एरिया है, ठीक है, ये ज़मीन वाला एरिया है। और यहाँ पे क्या है, ये पानी वाला एरिया है, ये पानी वाला एरिया है ना।
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी तो ज़मीन आएगी ना एक पॉइंट पे। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा कितना है, 35 किलोमीटर है। कितना है, 35 किलोमीटर है। ये क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ये जितना कितना है, ये क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ये अर्थ है पूरी, एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि मान लो ये पूरी अर्थ की लेयर्स हम समझ रहे हैं, तो ऊपर 35 किलोमीटर, ये कॉन्टिनेंटल एरिया पे क्रस्ट 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन अब यहाँ से तो वॉटर बॉडी शुरू हो गई ना, अब यहाँ पे तो पानी पानी दिख रहा है, लेकिन ये इतना एरिया तो क्रस्ट का है ना, ये कितना है, 5 किलोमीटर है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो क्रस्ट वाला एरिया है वो कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट में, मतलब कि ज़मीन वाले लैंड वाले पार्ट में तो 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन ओशन वाले पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समझ में आ गई बात? ओ माय गॉड, आगे बढ़ते हैं। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। मतलब कि जो अर्थ का हमने क्रस्ट वाला पढ़ा था, उसमें जो कॉन्टिनेंटल मास है उसमें क्या, कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा है, तो सिलिका है और एल्यूमिनियम। एकदम स्टार, यहाँ से सारी चीज़ें स्टार हैं, पता होना चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों को मिला करके क्या एक टर्म बना दिया गया, सियोल। सिलिका का SI मिला के, एल्यूमिनियम का AL मिला के क्या बना गया, सियोल बन गया। तो कॉन्टिनेंटल मास में कौन से मिनरल्स हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, राइट। अब ओशियानिक क्रस्ट में क्या है, सिलिका है और मैग्नीशियम है। क्या है, सिलिका है, मैग्नीशियम है। तो इसी से क्या बन गया, सीमा बन गया। सिलिका से SI उठाया, मैग्नीशियम से Ma उठाया, राइट। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चली, राइट। अब आगे क्रस्ट का हमारा क्लियर हो गया ना, क्रस्ट का हमारा क्लियर हो गया। यानी कि ये वाला जो पोर्शन हम देख रहे थे, लेट मी चेंज द कलर, ये वाला जो पोर्शन हम देख रहे थे ये क्या है, ये क्रस्ट है। जो कि अगर हम कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो ये मतलब कि ये 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओशियानिक में ये कितना, 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ओशियानिक में इसमें क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम है, और वैसे कॉन्टिनेंटल में क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, राइट। इतनी बातें हमको क्लियर हो गई। अब हम कौन से लेयर की बात करेंगे, अब हम इस मेंटल लेयर की बात करेंगे, बीच वाले लेयर की बात करेंगे, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ आ रही है ना। आप समझ लीजिए कि ये पूरा केक है और ये केक की एक स्लाइस निकाल ली गई है, तब आपको ऐसे समझाया जा रहा है, राइट। आगे देखते हैं। क्रस्ट के नीचे, तुरंत नीचे कौन सी लेयर है, मेंटल। कौन सी लेयर है, मेंटल। अब इसको याद करने का अगर मैं एक बहुत ही बेकार सा ट्रिक मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो कैसे याद करेंगे, C फॉर क्रस्ट, CM सबको पता है चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे CM का क्या मतलब होगा, क्रस्ट। M फॉर मेंटल, और CM और कोर के लिए हम यूज़ करेंगे कंबोडिया। तो CM ऑफ कंबोडिया, इससे हमें याद रहेगा। CO लगाया है, CO से कंबोडिया, CM ऑफ कंबोडिया। तो C फॉर क्या हो जाएगा, क्रस्ट। M फॉर मेंटल, ऑफ हमने यूज़ किया है, और कंबोडिया, CO फॉर कोर, है ना। इस तरह आपको याद रहेगा कि अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो हमने क्रस्ट पढ़ लिया था। क्रस्ट के जस्ट नीचे कौन सी लेयर है, मेंटल, ठीक है ना। मेंटल कितनी गहरी है, 2900 किलोमीटर्स। मतलब क्रस्ट भाई केवल 35 किलोमीटर, और मेंटल कितनी है, मतलब लगभग 3000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब इसके बारे में क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। अब जो मेंटल है, मेंटल के बारे में कुछ बताया नहीं इन्होंने। तो देखिए मेंटल में स्पेशली क्या होता है, जो मेंटल लेयर है वो मतलब कि थोड़ी सी इसमें जो गर्म कहते हैं हॉट लावा वगैरह होता है ना, वो होता है मेंटल लेयर में, राइट। तो इसमें जितना डिस्क्रिप्शन है उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब मेंटल की बात कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर कोर है, ठीक है, जिसको हमने कंबोडिया से याद किया था, ठीक है ना। अब CO था, इसीलिए मैंने वो कंबोडिया शब्द लिया, मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आया था, दैट्स वाई, और कोई रीज़न नहीं है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोर है। कौन सी है, कोर है। और उसकी रेडियस कितनी है, 35 किलोमीटर रेडियस है। मतलब ये जो हम कोर अंदर ये देख रहे हैं, ये जो हम अंदर वाली जो लेयर है
ये जो अंदर वाली ये जो हमारी कोर लेयर है, इसकी रेडियस कितनी है, पूरा नहीं मिलाएंगे, पूरा मिला देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, हमको रेडियस बतानी है। तो रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर इसकी रेडियस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ये जितनी भी चीज़ें हम फैक्चुअल जितनी चीज़ें बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3500 किलोमीटर कोर की रेडियस है, राइट। और ये किससे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है स्पेशली निकल से और आयरन से। किससे बनी हुई है, निकल से और आयरन से, इसीलिए इसको निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। निकल से एनआई ले लिया, और आयरन को आपको पता है फेरस भी बोलते हैं, इसीलिए इसका जो है साइंटिफिक में वो सिंबल क्या होता है, Fe होता है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म बना निफे, ठीक है ना। और द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा, बहुत प्रेशर भी होगा, बहुत हीट भी होगी, है ना, सबसे अंदर है। तो हमने पढ़ लिया, हमने 3 लेयर पढ़ी। CM ऑफ कंबोडिया, C फॉर क्रस्ट, M फॉर मेंटल और CO फॉर कोर। देखो अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ C फॉर क्रस्ट रखें कि यहाँ C फॉर क्रस्ट रखें। तो C के साथ O लगा हुआ है, कंबोडिया, मतलब यहाँ पे ही कोर होगा, और यहाँ पे सिर्फ C है, यानी कि यहाँ पे क्रस्ट होगा, ठीक है। आई नो बहुत बेतुके से मैं चीज़ें बताती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, याद करने के लिए करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द अर्थ, 1% of the volume of the earth, 84% consists of the mantle and 15% makes the core. The radius of the earth is 6371 किलोमीटर। स्टार एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में रख लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, कि अर्थ की रेडियस कितनी है, 6371 है, और कोर की रेडियस कितनी है, तो कोर की रेडियस है 3500, राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्रस्ट है, हमको पता ही है भाई कि क्रस्ट केवल और केवल 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। मेंटल कितने तक करती है, लगभग 3000, यानी कि 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। तो सॉरी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन करेगा, ऑब्वियसली जो है कि मेंटली करेगी, और क्रस्ट 1% केवल वॉल्यूम डिसाइड करती है, और जो कोर है 15%, सबसे ज़्यादा मेंटल। ओके, ये 2 चैप्टर में ही डिस्कस करने में इतना ज़्यादा हो गया, कैसे 5th तक होगा, देखते हैं। अब रॉक एंड मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेकअप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट होती है, हमने पढ़ा था अर्थ का अर्थ इज़ अ केक, मैंने उसकी एक पीस निकाली और उसकी लेयर्स डिवाइड कर दी। दिस इज़ क्रस्ट, दिस इज़ मेंटल, दिस इज़ कोर। तो जो ये अर्थ की क्रस्ट है, ये इसकी बात हो रही है, ये जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी बात हो रही है कि ये वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बनी होती है, ठीक है ना, चट्टानों से बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक क्या होता है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, मतलब जो भी मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स जो अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं, बनाने में भूमिका निभाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, उसको रॉक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल से क्या बनते हैं, रॉक्स बनते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स डिफरेंट हो सकती हैं। 3 मेजर रॉक्स हमको पढ़नी है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। अब देखते हैं, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो अर्थ के अंदर आपको पता है बहुत सारा मैग्मा होता है, जब वो आपने देखा होगा ना, कभी कभी ज्वालामुखी किसी मूवी में एरप्ट होते हुए आपने देखा ही होगा, वॉल्केनो कैसे जो है कि ऑरेंज येलो कलर्स की आग वगैरह निकलती रहती है ना, तो वही क्या है, मोल्टन मैग्मा। तो जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है, इट बिकम्स सॉलिड, वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, और इस तरह जो रॉक्स बनती है उसको क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, दे आर टाइप्स ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे एकदम पता है, अब यहाँ से समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। मतलब लावा क्या है, फायरी रेड मोल्टन कलर का मैग्मा है, ठीक है ना। लावा क्या है, एकदम आग से भरा हुआ रेड कलर का मोल्टन मैग्मा है, जो पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से, ठीक है ना, पृथ्वी के सरफेस पे आता है, ठीक है ना। और जब ये मोल्टन मैग्मा, ये किस फॉर्म में है, अभी ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ा है ना, ये जब ये मोल्टन मैग्मा
when this molten magma when this molten lava comes on the earth surface, जब ये अर्थ के सरफेस पे आता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ हम ज्वालामुखी देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं, और यहाँ से ऐसे 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 मॉल्टन वो निकलता रहता है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो जब ये अर्थ की सरफेस पे आता है तो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ऐसे हमने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि जैसे चाशनी आप करें, तो जो चाशनी होती है, अगर आप चाशनी को ठंडा कर दें तो वो कैसी हो जाती है, एकदम सॉलिड हो जाती है। तो इसी तरह ये जो लावा है, जब पृथ्वी की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे आता है तो बहुत जल्दी से ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है। इस तरह जो सॉलिड हो जाता है, अब वो सॉलिड क्या कहलाएगा, वो सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती हैं, वही सॉलिड फॉर्म रॉक्स कहलाती हैं। और कौन सी रॉक्स कहलाती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस तो कहलाएंगी, लेकिन इग्नियस में भी पार्ट कर दिया ना भाई इन लोगों ने, एक एक्सट्रूसिव एक इंट्रूसिव। अब एक्चुअली ये जो लावा है वो अर्थ की सरफेस में बाहर आकर के ठंडा हो रहा है, इसीलिए एक्सट्रूसिव नाम से ही पता चल रहा है बाहर। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो लावा है वो जब पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, ठंडा होता है, और वो सॉलिड होकर के जो रॉक बनाता है, उससे कौन सी रॉक बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। अब वो पृथ्वी के बाहर आके ठंडा हो रहा है तो इग्नियस रॉक बनती है। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो क्या है, दे हैव अ वेरी ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, वेरी फाइन ग्रेन के स्ट्रक्चर, जैसे कि बेसाल्ट। तो बेसाल्ट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये चीज़ याद रखने वाली है, इसका मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकती, मुझे खुद ही याद नहीं होती। तो बेसाल्ट क्या है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ना, ये याद रखना है। इसके अलावा जो डेक्कन प्लेटू है वो किससे बना है, वो बेसाल्ट रॉक से ही बना है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेक्कन प्लेटू किससे बने हुए हैं, बेसाल्ट रॉक से ही बने हुए हैं। एक चीज़ हो सकती है, मुझे दिख गया कुछ बना सकते हैं, बाहर, यानी कि ये जो लावा है पृथ्वी के बाहर आके ठंडा वंडा हो रहा है, इसीलिए तो हम इसको इग्नियस कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव कह रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव से क्या बन रहा है, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट में क्या आता है, Ba, और Ba से क्या होता है, बाहर। वेरी गुड, मिल गया, बस ट्रिक मिल गई। बेसाल्ट Ba से क्या, बाहर, बाहर आके ठंडा हो रहा है, इसीलिए क्या बनेगा, बेसाल्ट बनेगा। चलो भाई, मिल गई, ट्रिक मिल गई ना। बाहर आके ठंडा हो रहा है तो क्या बन रही है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, और बाहर Ba, बाहर से बेसाल्ट Ba। माय गॉड, व्हाट अ माइंड सॉरी, मजाक कर रही हूँ, बहुत ही बेकार सी ट्रिक है, लेकिन मेरे लिए तो वर्क करेगी, होपफुली आपके लिए भी करें। देखो अभी तक हमने पढ़ा ये जो मॉल्टन लावा वावा है ना, ये पृथ्वी के बाहर आके ठंडा हो रहा है, लेकिन समटाइम्स ये समटाइम्स ये जो शब्द है ना, ये चीज़ें बढ़ाते ही रहते हैं, है ना, लेकिन अब बढ़ रही हैं तो पढ़ना ही है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही ये मॉल्टन लावा ठंडा हो जाता है, और इससे जो सॉलिड रॉक बनती है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव नाम से ही पता चल रहा है अंदर, एक्सक्लूसिव नाम से पता चल रहा है बाहर, और बाहर से बेसॉल्ट, वॉट अ ट्रिक मैन, है ना, और इंट्रूसिव से अंदर। अब सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे कूल होते हैं तो इनसे क्या बनते हैं, ये लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं। ग्रेन्स मतलब लाइक दाने कह सकते हैं, लाइक टुकड़े समथिंग टाइप। और लेकिन जो ये बाहर ठंडे होते थे, इनके जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते थे बहुत ही फाइन होते थे। फाइन मतलब बहुत ही महीन होते थे, राइट। तो ये हमको ध्यान रखनी है। अंदर है तो देखो क्या होता है ना, पृथ्वी के अंदर गर्मी है ना, पृथ्वी के अंदर इतनी जल्दी वो ठंडा नहीं होगा, पृथ्वी के अंदर उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए वो दे कूल डाउन स्लोली, धीरे धीरे ठंडा होते हैं, इसीलिए उनके ग्रेन्स बड़े बड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सच अ रॉक। इससे जो रॉक बनती है उसको ग्रेनाइट कहते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से क्या क्या बनता है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब देखो, Ba से बाहर, Ba से बेसाल्ट। अब GHAR से क्या होता है, घर। घर होता है ना, तो G और R थोड़ा सा ले लो प्लीज़, और उससे बना लो ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट यानी कि घर, घर क्या है, अंदर है ना, घर अंदर है, तो इंट्रूसिव रॉक
मतलब अंदर वाली रॉक की बात कर रहे हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक मतलब अंदर वाली बात कर रहे हैं। और अंदर क्या होता है, घर ही के अंदर तो होते हैं ना, तो मतलब घर इज़ अ थिंग ऑफ अंदर, पार्क इज़ अ थिंग ऑफ बाहर, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा समझो यार। तो घर क्या है, मतलब घर में ही मतलब अंदर है, तो इंट्रूसिव मतलब जो अंदर ठंडा हो रहा है। तो जैसे इंट्रूसिव पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि अंदर वाले रॉक की बात हो रही है। और अंदर मतलब क्या होता है, घर, घर मतलब अंदर है ना, अंदर है घर में, तो जी आता है और आर आता है, उसी से बना लो ग्रेनाइट। बहुत सही, मैंने तो बना लिया। बाहर, बाहर से मुझे तुरंत याद आ जाएगा बेसाल्ट। और जो है कि जैसे मैं इंट्रूसिव सुनूंगी यानी कि अंदर, इंट्रूसिव मतलब अंदर यानी कि अंदर मतलब घर, और घर से फटाक से मैं बना लूँगी ग्रेनाइट। अगर आपको भी अच्छी लग रही हो ट्रिक देन इट्स ओके, अदरवाइज आप अपनी बना लेना। ओ माय गॉड, यानी कि हमने 2 रॉक्स पढ़ ली। अब हमें पढ़नी है अभी हमने एक ही रॉक पढ़ी है भाई, इग्नियस। इग्नियस के 2 पार्ट पढ़े हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। अब पढ़ेंगे रॉक क्या होता है। रॉक्स रोल डाउन, crack, and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए ये बड़ी सी चट्टान है, अब बारिश हो रही है, हवा हो रही है, जिससे भी इसमें क्या हो गया, क्रैक्स पड़ गए, क्रैक्स पड़ गए। अब क्रैक्स पड़ने से क्या हो गया, ये एक अलग रॉक बन गई, ये टूट के एक अलग रॉक बन गई। ठीक है, अब इस रॉक में और क्रैक्स पड़े, और क्रैक्स पड़े, तो फिर क्या हुआ, और क्रैक्स पड़े, अरे भाई, तो ये क्या हो गई, ये और छोटी हो गई, ये और छोटी हो गई, है ना। फिर इसमें और जो है कि डिवाइड हुआ, तो मतलब कहने का मतलब है एक बड़ी सी रॉक छोटे 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 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं, इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को। अब यही छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। मान लो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं, अब बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ये हवा उड़ा करके इसको यहाँ ले आएगी, या फिर पानी उड़ा करके नहीं लाएगा, पानी अपने साथ बहा करके इसको यहाँ ले आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे बहुत सारे कंप्रेशन की वजह से ये मिला करके एक बड़ी सी रॉक बन जाएगी, और इसी रॉक को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आई सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। अब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन, सैंड स्टोन इज द मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब देखो इसका बहुत अच्छा, मेरे पास तो एक अच्छा सा ट्रिक आ रही है कि एस फॉर सेडिमेंट्री और एस फॉर सैंड, ये तो हमें याद ही रहेगा। लेकिन जो सैंड होती है ना, बालू होती है, बालू के कण तो ऑलरेडी दूर 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 होते हैं, और हवा और पानी तो ईजिली इसको उड़ा करके बहा करके ले जा सकता है। तो उड़ा करके और बहा करके जो ले जाते हैं, फिर जो बड़ी सी चट्टान होती है वही तो सेडिमेंट्री होती है। तो जो ये सैंड स्टोन है, ये किससे बनता है, ये बालू के ग्रेन्स से बनता है ना, बालू के ग्रेन्स से। ग्रेन मतलब क्या यार, वही पार्टिकल्स, तो बालू के ग्रेन से बनता है। तो हमें पता है भाई बालू को इजीली उड़ा ले जाया जा सकता है। तो इससे कौन सी रॉक बनेगी, डिपोजिशन हो रहा है ना, बालू इजीली डिपॉजिट हो जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, और डिपोजिशन के थ्रू कोई भी अगर एक शब्द यूज़ हो रहा है, डिपोजिशन के थ्रू कोई भी रॉक बन रही है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक ही है ना। तो यहाँ पे 2 ट्रिक्स हैं इसको याद रखने की। एक तो सैंड स्टोन किससे बनेगी, नाम से ही पता चल रहा है, सैंड से बनेगी। और बालू एक ऐसी चीज़ है जिसको इजीली डिपॉजिट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र इजीली होती है, डिपॉजिट इजीली होती है। तो डिपॉजिशन के थ्रू कौन सी रॉक बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो वेरी वेरी क्लियर एग्जाम्पल, राइट। आगे देखते हैं, दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉजिल्स ऑफ प्लांट्स। इन रॉक्स में और क्या क्या हो सकता है, फॉजिल्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स के, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो एक मतलब कि उस पर रहते होंगे, मतलब कि लाइक डिपोजिशन के थ्रू बन रही है ना, दैट्स वाई इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब दो रॉक्स क्लियर हो गई, लास्ट वाली हमें पढ़नी है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल।
मतलब कि इग्नियस रॉक बन गई और सेडिमेंट्री रॉक बन गई। फिर क्या होता है ना, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं वो इन्हीं दोनों रॉक्स से बनती हैं, लेकिन कब बनती हैं, जब इनमें बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। किसमें? इग्नियस रॉक में या फिर सेडिमेंट्री रॉक में, तो वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है रूपांतरण, चेंज होना, ठीक है ना। अब ये कैसे होती है ना, अभी हम बताएंगे, बस इतना याद रखना है हमको कि अगर पूछें लावा से कौन सी बन रही है, जो मॉल्टन लावा है उससे कौन सी रॉक बन रही है, तो इग्नियस बन रही है। अगर डिपोजिशन से कौन सी रॉक बन रही है, तो सेडिमेंट्री रॉक बन रही है। लेकिन अंडर वेरी हीट एंड प्रेशर के थ्रू कौन सी रॉक बन रही है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है। हैं, इतना याद रखें। अभी आगे बात करते हैं। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, ये सब हमको बहुत पता है, इसमें कुछ भी नहीं देखना, बस एक एग्जांपल यहाँ पे देख लें। रेड फॉल्ट है, वो रेड सैंड स्टोन से बना है। किससे बना है भाई? ये सैंड स्टोन से बना है, लेकिन रेड सैंड स्टोन से बना है। और ताजमहल किससे बना है? वाइट मार्बल से। पता है, पूरी दुनिया को पता है ये बात, है ना। अब यहाँ पे आया मेन मुद्दा, थोड़ा और इसको करते हैं। देखिए, ये मैग्मा है, दिख रहा है, ये मैग्मा ऐसे बाहर 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 निकल रहा है। मैग्मा बाहर निकला, कौन सी रॉक बनी? इग्नियस रॉक बनी। हमको पता है मैग्मा से कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। अब यही इग्नियस रॉक के सेगमेंट्स हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और फिर ये ले जा करके डिपॉजिट हो गए कहीं एक जगह, तो कौन सी रॉक बन गई? सेगमेंट्री रॉक बन गई, ठीक है ना। अब इसी इग्नियस रॉक को बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिला, तो कौन सी रॉक बन गई? मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। या फिर इसी सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिला, तो कौन सी रॉक बन गई? मेटामॉर्फिक। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से बनती है, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और फिर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है ना बहुत सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो ये वापस से क्या हो जाती है? वापस से ये मॉल्टन मैग्मा में बदल जाती है, वापस से मॉल्टन मैग्मा में बदल जाती है, फिर मैग्मा से रॉक बनती है। यानी कि इस तरह से ये पूरा क्या चला करता है? साइकिल चला करता है, और इसी को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। मैग्मा से पहले इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट्री, फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक से मैग्मा। तो कंप्लीट एक सर्कल चला करता है ये, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो हम इसे पढ़ सकते हैं, आपके लिए पढ़ देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। पढ़ाई है हमने, है ना। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड्स टू बिकेम इग्नियस रॉक। मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनाता है। दीज इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉल 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 पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। फिर इनको ये ट्रांसपोर्ट होती हैं किसके थ्रू? या तो विंड के थ्रू या तो वाटर के थ्रू, फिर एक जगह आके डिपॉजिट हो जाती हैं, जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। व्हेन इग्नियस, अब यहाँ से ढंग से थोड़ा पढ़ लें। When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks। मतलब कि जब igneous rock को और sedimentary rock को बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट मिलता है, तो वो कौन सी रॉक में चेंज हो जाती हैं? तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है? द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर हीट एंड प्रेशर। अब भाई इग्नियस रॉक को और सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट मिला, तभी तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनी। मतलब अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिल रहा है, तो इस हीट और प्रेशर की वजह से इस ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से वो मेल्ट डाउन हो जाती हैं और मॉल्टन मैग्मा में वापस बदल जाती हैं। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। मतलब कि मॉल्टन मैग्मा से कहानी शुरू होकर के मॉल्टन मैग्मा पे ही कहानी ख़त्म होती है। एक साइकिल चला करता है, जैसा कि वाटर साइकिल भी होता है। माय गॉड, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, बस ख़त्म ये चैप्टर। और कुछ देखना है यहाँ पे? हाँ, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स किससे बनी होती हैं? मिनरल से बनी होती है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। और मिनरल्स क्या होते हैं?
क्वेश्चन ये पूछता है, दोनों ही क्वेश्चन पूछ लेगा। रॉक्स किससे बनी होती हैं? मिनरल से। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मतलब ये मिनरल्स क्या हैं? नेचुरली हमारे नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनका कुछ सर्टेन मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी, मतलब कि फलाने तरह से दिखते हैं, इस तरह का उनका कलर होता है, और कुछ उनके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मतलब कि इसमें लाइक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मतलब कि इतना ये होगा, इतना वो होगा, मतलब कि जितने भी उसमें सब्सटेंसेस हैं वो डेफिनिट रेशियो में होते हैं, राइट। इतनी देर से बोल रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा हो जाता है। इसके अलावा मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे कि कोल्स, ये भी तो मिनरल है। नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचुरली हमको मिलते हैं, उनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि डैश आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ डेफिनेट कंपोजिशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड को। वो क्या है? वो मिनरल्स हैं, वो रॉक्स हैं, वो फलाना है ढमकाना है। तो हमको पता होना चाहिए वो क्या है? मिनरल्स हैं। और कुछ के एग्जाम्पल्स भी दिए ही हुए हैं हमें, है ना। आगे बढ़ा जाए तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसकी कुछ एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं, और आप उसको सॉल्व भी करेंगे। अब इसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, मिल गया आपको। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या है वो? रॉक्स हैं। गोल्ड कोई रॉक है क्या? पेट्रोलियम कोई रॉक है? ऑप्शन वैसे ही काटो। मिनरल है कि फॉसिल्स हैं? जल्दी बताएं क्या है दोनों में से? तो मिनरल्स ही तो है ना। अभी हमने पढ़ा कि गोल्ड हो गए, पेट्रोलियम हो गए, कोल हो गए, ये नेचुरली हमको पाए जा रहे हैं, ठीक है। हम डेफिनेशन से देखते हैं ना, ये नेचुरली हमें मिलते हैं, और इनका कुछ फिजिकल कॉम्पोजिशन है, कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो क्या होंगे? ये मिनरल्स ही होंगे। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स लाइक पेट्रोलियम फॉसिल्स होते हैं जो बहुत सालों तक धरती के नीचे बनते हैं एनिमल्स से और पेड़ों पौधों से। लेकिन गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल कलेक्टिवली पूछा था तो हम मिनरल ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं खिसका रही हूँ भाई, दूसरी मुझे PDF ही खोलनी पड़ेगी। तो आते हैं हम अपने चैप्टर 3 पे। ओह माय गॉड, ये क्या है? अब ये हो जाएगा। तो चैप्टर 3 है हमारा आर चेंजिंग अर्थ। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। लेकिन चैप्टर 3 चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, इसके आगे नहीं करेंगे। क्यों PDF ऐसी हो रही है? चलिए तब तक थोड़ा बहुत बोलते हैं। आर चेंजिंग अर्थ। चेंजिंग अर्थ क्या मतलब? बदलती हुई धरती। मतलब कि देखिए, कुछ अर्थ जैसे पहले इतिहास से हज़ारों साल पहले, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स भी कंप्लीट किए, आप देख सकते हैं। नॉट प्रमोशंस में जस्ट बता रही हूँ। तो पहले 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जैसे धरती थी, तो क्या आज वैसे है? नहीं है ना, चेंज होती रहती है, राइट। पढ़ते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रेकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेक्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेक्स। जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या है? जो लैंड वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारी प्लेक्स में डिवाइडेड है, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेक्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेक्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। ये प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा धीरे 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 स्लोली मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव कर रहे हैं, और इतना धीरे मूव कर रहे हैं कि एक साल में केवल कुछ मिलीमीटर्स ही मूव कर पाते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेक्स हैं, इनका जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है? तो वो मॉल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है, उसके मूवमेंट की वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेक्स मूवमेंट करती हैं। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ओके, और वो किस मैनर में, किस तरह से मूव करता है? तो वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, राइट। क्या भाई? द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेक्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेसेज ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। अब ये प्लेक्स में मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी अर्थ पे भी मूवमेंट होगा। अब भाई जैसे अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जैसे हमको कभी लगता है भूकंप आ रहा है ना,
पृथ्वी हिलने लगती है, अर्थक्वेक आता है तो पृथ्वी हिलने लगती है, तो अंदर की प्लेट्स में ही तो हलचल होती है ना, तो अंदर पृथ्वी की जो भी हलचल होगी तो हमको फील होगी ना। तो वही बता रहे हैं कि इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे भी हमें जो है कि उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जो अर्थ की मूवमेंट है आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। अब ये अर्थ की मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमने यहाँ पे देखा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब ये कैसे डिवाइड किया गया है, ये फोर्स के बेसिस पे डिवाइड किया है कि कौन सी फोर्स उस पर लग रही है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेज। मतलब कि जो ऐसी फोर्सेज, बहुत काला काला हो गया, द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर में इफेक्ट करती हैं उसको इंडोजेनिक कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इंडोजेनिक। और एक्सोजेनिक मतलब बाहर, यानी कि द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे जो वर्क करती हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब जल्दी जल्दी इससे देख लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। अर्थ का मूवमेंट कितने पार्ट में डिवाइड है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक में क्या है, एक तो सडन फोर्सेज हैं और एक है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज। सडन फोर्सेज में क्या, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक सडन ही होता है, वॉल्केनो सडन होता है, और लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स पता है ना क्या होते हैं, कभी कभी पहाड़ों से बहुत तेज से पत्थर गिरने लगते हैं, उसी को लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। पृथ्वी मतलब लाइक जो ज़मीन होती है ना, पूरी पूरी ज़मीन खिसक आती है तो उसी को लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। हिंदी में ना इसको वो बोलते हैं भूस्खलन, हिंदी वाले देख लें, भूस्खलन बोलते हैं। और हिंदी वालों अगर अर्थक्वेक नहीं समझ में आ रहा तो अर्थक्वेक को भूकंप बोलते हैं, वॉल्केनो को ज्वालामुखी बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स को भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है ना। एंडोजेनिक नाम से, एंडो अंदर वाला पोर्शन, एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब क्या, अर्थ। ये जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, इनको पकड़ा करो, ये एक्सो, इनको पकड़िए। एक्सो मतलब क्या, बाहर। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे इफेक्ट कर रही हैं, एंडोजेनिक जो अंदर इफेक्ट कर रही हैं। तो एंडोजेनिक में सडन है, सडन में कौन कौन से भैया, सडन कौन कौन सी फोर्सेस हैं, सडन क्या क्या होता है अर्थ पे भैया, भूकंप सडन होता है, वॉल्केनो भी सडन आता है, लैंडस्लाइड्स भी सडन होते हैं। अब हमें पता नहीं है ना लैंडस्लाइड्स होने वाला है, हम तो चले गए घूमने, अचानक से पता चल रहा है पूरा का पूरा पहाड़ नीचे खिसका हुआ आ रहा है, तो सडन है ना। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कौन सी हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स। ठीक है। अब इधर देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में। एक्सोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन सी हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब क्या होता है, इरोजनल मतलब ये होता है यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है ना। अब ये मिट्टी पानी से या फिर पानी और हाँ वायु, हवा से ये उड़ करके या बह करके कहीं और चली जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसका इरोजन हो गया। और डिपोजिशनल मतलब और कहीं और जा करके ये बैठ जाए तो इसको डिपोजिशनल कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ऑब्वियसली ये तो बाहर ही होगा ना, ये तो पृथ्वी के अंदर नहीं होगा, इरोजनल और डिपोजिशनल ये पृथ्वी के अंदर नहीं होगा ना। तो एक्सोनिक फोर्सेस में कौन कौन सी हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। और इसमें क्या क्या है मैंने बताया, रिवर, ऑब्वियसली रिवर के थ्रू ही होता है, या फिर विंड के थ्रू होता है, या फिर सी वेव्स के थ्रू होता है, या फिर ग्लेशियर्स के थ्रू होता है। इतनी बात समझ में आ गई। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. पता ही होगा कि अभी जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, या फिर जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कि नहीं। तो ये जो सडन फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा हमें, अब यहाँ पे जैसा कि मैं कह रही थी कि आप रूट वर्ड्स पकड़ के किया करें, तो उन्होंने अभी एनसीईआरटी ना एकदम एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाती है जैसे कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इसलिए बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। देखो एंडो मतलब क्या, इनसाइड, एंडो मतलब क्या, इनसाइड। और एक्सो मतलब क्या, आउटसाइड। और जेनिक मतलब क्या, ओरिजिन, जेनिक मतलब क्या, ओरिजिन। तो एंडो प्लस जेनिक एंडोजेनिक, एक्सो प्लस जेनिक एक्सोजेनिक। एंडो मतलब इनसाइड, मतलब जो अंदर की चीज़ों से उत्पन्न है वो एंडोजेनिक, एक्सो प्लस जेनिक जो बाहर की चीज़ों से उत्पन्न है एक्सोजेनिक। ठीक है। अब मेरी जो क्षमता है बहुत कम हो रही है धीरे धीरे, लेकिन जल्दी से फिनिश करते हैं। वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो इज़ अ वेंट। वेंट मतलब क्या भाई, मतलब जहाँ से ओपनिंग है, जहाँ से खुला हुआ है। इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पे जो ओपनिंग है, जो वेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं, वॉल्केनो बोल रहे हैं।
और केवल ओपनिंग को ही वॉल्केनो नहीं बोल दे रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ से भाई मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, अचानक से मॉल्टन लावा मैग्मा बाहर निकलने लगता है ना। तो आपने देखा ये अर्थ की क्रस्ट है, ये क्रस्ट वाला पोर्शन है ना, नीचे मेंटल वाला पोर्शन है। ये मेंटल वाले पोर्शन से ये लावा निकलना शुरू हुआ, ये ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग आ रही ना। ये देखो, ये कलर चेंज करते हैं तब देखते हैं। ये देखिए, ये क्रस्ट वाला एरिया है, ये इतना क्रस्ट वाला एरिया, और क्रस्ट वाले एरिया पे ये बीच में ओपनिंग है ना, यहाँ से ही तो निकल रहा है ना। ये जो मेंटल, यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ, यहाँ से निकल रहा है ना, तो इसी ओपनिंग, इसी वेंट, इसी को क्या बोलेंगे? वेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ ऊपर से निकल रहा है, समझ में आई। और ये सब, ये क्या है? ये जो निकल रहा है रेग रेग, ये क्या है? लावा, मेंटल यहाँ से निकलना शुरू हो रहा है। और ठीक है ना, इतना देखा। उसके अलावा सिमिलरली द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। ऑब्वियसली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेंगी तो हमारा जो सरफेस है वो भी तो वाइब्रेट करेगा ना, करेगा। तो द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये पृथ्वी में हर तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इन्हीं को अर्थक्वेक कहते हैं। मतलब कि हमारा ये जो ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ज्वालामुखी फटा है ना, और उसकी वजह से क्या आया? उसकी वजह से वाइब्रेशन पूरे अर्थ में ट्रैवल किए, उसकी वजह से, जस्ट अ मिनट, उसकी वजह से ये जो वाइब्रेशन है पूरी अर्थ में इधर उधर इधर उधर ट्रैवल किए, और उसकी वजह से क्या आया? अर्थक्वेक आया। यहाँ पे अच्छे से आप देख पाएंगे। तो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर फिगर देखते हैं, है ना। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। भाई अभी वॉल्केनो समझ में आया ना, वॉल्केनो, ओपनिंग पॉइंट, वेंट, ये सब समझ में आया। अब आ जाओ अर्थक्वेक पे। तो जहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे, क्या कहा इन्होंने, मैं तो यही भूल गई, कि द प्लेस वेयर क्रस्ट, जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं। हाँ, जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फोकस बोलते हैं। तो मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? दिस इज वेयर द earthquake occurs. It is the origin of the seismic energy. seismic waves ही होती हैं जो कह रहे थे ना, पूरी वेव्स फैल जाती हैं तो उसको seismic waves ही बोलते हैं। तो seismic energy बोला गया। तो यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है इसी को क्या बोल रहे हैं? फोर्स। इसी को क्या बोल रहे हैं? फोकस। यहीं पे क्या हो रहा है? यहीं पे जो है कि अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, यहीं पे अर्थक्वेक का ओरिजिन है, अर्थक्वेक का ओरिजिन। और फिर जो है कि ये देखो पूरी वेव्स चारों तरफ क्या हो रही हैं? फैलना शुरू हो रही हैं, ठीक है ना, फैलना शुरू हो रही हैं। देखो लिखा हुआ है सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। मतलब फोकस क्या है? जहाँ पे ये जो सेस्मिक वेव्स हैं, भूकंप की तरंगे हैं, जहाँ से जिनका ओरिजिन हो रहा है उसको तो फोकस बोला, लेकिन उसके ऊपर के पोर्शन को क्या बोलेंगे? एपिक सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिक सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिक सेंटर बोलेंगे। फोकस क्या है? जहाँ पे सेस्मिक वेव्स स्टार्ट हो रही हैं, है ना, और उसके ऊपर का पॉइंट क्या है? एपिक सेंटर है। ये जो टर्म्स मैं चिल्ला के सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि समझ लो, भूकंप समझ लो, भूकंप आएगा तो जाके सबको बताना है, नहीं। एग्जाम में पूछेंगे कि फोकस क्या है, एपिक सेंटर क्या है, फलाना धमकाना क्या है, राइट। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ एडजस्ट। तो वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स। जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, फ्रॉम द एपिक सेंटर। एपिक सेंटर है ये, एपिक सेंटर है, यहाँ से बाहर की तरफ जितने भी वो हैं वेव्स, वो ऐसे ट्रैवल करेंगी। आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स हो गया, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे होता है? फोकस पे होता है, एपिक सेंटर पे होता है, कि कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो एपिक सेंटर पे होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे हो रहा है? एपिक सेंटर पे हो रहा है। और जो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो घटती जाती है, मतलब जब सेंटर से दूर जाती है तब घटती जाती है, वो तो वेरी ऑब्वियस है। लेकिन जो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है? एपिक सेंटर पे हो रहा है, फोकस पे नहीं होगा। फोकस यहाँ पे, जहाँ पे ओरिजिन हो रहा है वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ तो ओरिजिन हो गया ना,
इसके ऊपर, इसके जो जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है एपिक सेंटर, वहाँ से पूरी वेव्स इधर उधर जा रही है, वहीं पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। डू यू नो, डू यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो, डू यू नो कोई सॉन्ग है आई गेस, याद आ रहा है मुझे। तो देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वेव्स, नॉट अर्थक्वेक। 3 तरह की अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं। पहली पी वेव्स, या फिर इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। एस वेव, जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। एल वेव्स, जिसे सरफेस वेव कहते हैं। और हम, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें लिखा है ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज वेव्स, तो आप करिएगा। लेकिन मैं बता ही दे रही हूँ कि पी वेव्स होती हैं, जिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल ऐसी वेव्स को पी वेव्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव को एस वेव्स, और एल वेव्स को सरफेस वेव्स बोलते हैं। किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी, अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑल दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ऑब्वियसली प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते कि हाँ भाई अब महीने भर पहले बता दिया कि हाँ जनवरी में आएगा, न्यू ईयर के बाद आएगा अर्थक्वेक, ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन क्या है ना कि द इम्पैक्ट कैन बी सर्टेनली मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, मतलब लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा पहले प्रिपेयर होना तो भी इसके डिस्ट्रक्शन को कम किया जा सकता है। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated. Snakes come out of the surface. मतलब कि भाई हम कोई पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम स्टडी करके बता सकते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि अरे ये होने लगा, वो होने लगा, तो मतलब भूत प्रेत है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब एनिमल्स हैं, जब फिशेस हैं पॉइंट्स में एजिटेट कर रही हैं, डर रही हैं, जो भी हैं, और स्नेक्स अपने बाहर आ रहे हैं सरफेस पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चुड़ैल, कोई दानव आया है। इसका मतलब ये है कि भूकंप आने वाला है ना। तो थोड़ा बॉलीवुड पे ना कम ध्यान दिया करो, एज वेल टॉलीवुड फॉलीवुड जो भी है ना। तो अब ये देखो, गुजरात, पता है ना गुजरात के भुज में भूकंप आया था। कब आया था? कौन 2000 में आया था ना, सन 2000 में आया था। कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी। और तब मिस्टर मोदी वहाँ के वो थे, क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे 2001 में, सॉरी चीफ मिनिस्टर थे भाई, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हाँ, अर्थक्वेक हिग्स भुज गुजरात में है। अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल। भाई 6.9 मतलब कि पाँच से ज़्यादा का अगर जो भूकंप आता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। 7 तो बहुत भयंकर डिस्ट्रक्टिव होता है, ये 6.9 था। भाई साहब सोचो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और 26 जनवरी को ही आया था, तो और कोई दिन नहीं मिला। 2001 में आया था। आई एम वेरी सॉरी यार, 2000 मैंने कैसे बोल दिया। 2000 में सुनामी आई थी, हाँ सन 2000 में सुनामी आई थी, जिसमें कि अर्थ का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो डूब गया था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और 2001 में क्या आया था? भुज में भूकंप। एक नंबर भूकंप था। कैसे याद रखोगे कौन से सन में आया था? एक नंबर भूकंप था भाई, सब हिला दिया था। ओके, थोड़ा मुंबईया भाषा में, तो एक नंबर भूकंप था, तो इससे याद रखेंगे 2001 में आया था। अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हमको कहानी करनी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डू यू नो वाले छोड़ने नहीं होते हैं। अर्थक्वेक जो है कि किस पे मेज़र करते हैं? एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। कौन सी मशीन होती है? सिस्मोग्राफ। अच्छे से देख लो, एकदम आंखें घुसा करके, सिस्मोग्राफ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। आप कहोगे भाई ये दो चीज़ें कैसी हो गई, है ना। जो अर्थक्वेक है वो मेज़र किया जाता है एक मशीन से, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है ये मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल पर। किस पे मेज़र किया जाता है? रिक्टर स्केल पर, ठीक है ना। और जो है कि 2.0 का अर्थक्वेक, या फिर और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, मतलब कि अगर 2.0 है या इससे भी कम है तो ज़रा सा ही फील होता है, वो भी नहीं होता। लेकिन अर्थक्वेक 5 से ज़्यादा, 5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा का अगर अर्थक्वेक है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज करता है। और 6 से ज़्यादा का अर्थक्वेक बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग होता है। एंड 7 रिक्टर स्केल का है वो तो एकदम ही मेजर डिस्ट्रक्शन कर देता है। जो गुजरात वाला था भाई 6.9, 7 से कितना ही कम, 0.1 कम, तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर। मतलब ये जो 7 वाली लिमिट है ना, ये लिमिट है भाई कि ये एकदम तहस नहस कर देगा, कोई बचेगा नहीं। ये देख लो, ये सिस्मोग्राफ मशीन है। ये क्या है? सिस्मोग्राफ मशीन, देख लो भाई, देख लिया।
अब यहाँ पे कह रहे हैं अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस, क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। सेफ स्पॉट, मतलब सेफ स्पॉट के नीचे छुप जाओ, किचन काउंटर केबल और ये वो। इसके अलावा दूर रहो, किससे दूर रहो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दूर रहो, फायर प्लेसेस से दूर रहो, चिमनी से दूर रहो, इन सब चीज़ों से दूर रहो, पिक्चर से, मिरर से दूर रहो ताकि तुम्हारे पास गिरना पड़े। बी प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपेयर रहो, लोगों दोस्तों को भैया पहले से जानकारी दो। फिर भाई डू यू नो तो ख़त्म ही नहीं होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं। द हाइएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। सबसे बड़ी वाटरफॉल कहाँ पे है? एंजल फॉल्स है वेनेजुला में, जो कि साउथ अमेरिका में है। और दूसरी वाटरफॉल है नाइग्रा फॉल्स, जो कि कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर के बीच में है, इन नॉर्थ अमेरिका। भैया कनाडा नॉर्थ अमेरिका में ही है। और एक विक्टोरिया फॉल्स है जो कि बॉर्डर पे है जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के बीच में, अफ्रीका में। स्क्रीनशॉट ले लेना, 3-4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। मेजर लैंड फॉर्म्स यहाँ पे, ये चैप्टर अभी बहुत बड़ा है। आई थिंक आई शुड गैंग। अभी कितना बचा है देखते हैं पहले। पढ़ ही लेते हैं क्या? चलो पढ़ ही लेते हैं फटाफट। मेजर लैंड फॉर्म्स, द लैंडस्केप, जो भूस्खलन जिसके बारे में मैंने बताया था, इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाई 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। ये भूस्खलन किसकी वजह से होता है? एक तो वेदरिंग की वजह से होता है और एक इरोजन की वजह से होता है। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज, लेट मी जूम एक थोड़ा थोड़ा। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज़ अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जब जो रॉक्स होती हैं उसका वो टूट जाती हैं छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, उसको वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन मैंने बताया ही था क्या होता है, इज़ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, है ना। कि मतलब जब वाटर है, विंड है, आइस है, इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को, टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको इरोजन कहते हैं। द इरोडेड मटेरियल, जो ये उड़ा करके हवा ले जा रही है, जो बहा करके पानी ले जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं भाई साहब इरोडेड मटेरियल। इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। और कहीं जाकर के इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं। अब ज़िंदगी भर थोड़ी ना साथ लेके घूमेंगे, कहीं जा कर के छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि डाइवोर्स दे देते हैं, एक दफ़े शादी कर ली फिर डाइवोर्स दे दिया। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी की वजह से लैंड फॉर्म होते हैं। हमें अब इतनी कहानी पता हो गई, लेकिन हमें ये याद रखना है कि लैंड फॉर्म का मेजर रीजन क्या है। तो एक वेदरिंग है और दूसरा एरोजन है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। कहानी नहीं पूछी जाएगी, पॉइंट्स पूछे जाएंगे। वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। कैसे रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, इरोड करता है। व्हेन द रिवर tumbles at a steep angle over very hard rock or down a steep valley side it forms a waterfall। मतलब कि ये पानी यहाँ बह रहा है और बार 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 भाई इस चट्टानों पे पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इनको तोड़ देगा ना और अपनी जगह बना लेगा जाने के लिए। तो इसी तरह वाटरफॉल बन जाते हैं। समझ में आई? नहीं भी आई तो क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, तो ज़्यादा कहानी नहीं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एज द रिवर्स enters the plain it twists and turns forming large banks known as meanders। मतलब कि ये जो नदी जी हैं, नदी जी पहाड़ों से उतर के धरती पे आ गई। अब पहाड़ों से उतर के धरती पे आ गई तो ये लहराती हुई, थोड़ी सी इखलाती हुई, भाव दिखाती हुई धरती पे चलती हैं। अब भाई ऐसे पहाड़ों से आ रही हैं तो यहाँ पे स्टीप है तो फटाफट फटाफट आ रही है, लेकिन जब धरती पे आ जाती हैं, लैंड पे आ जाती हैं, तो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से वो ऐसे लहराती हुई, बल खाती हुई चलती हैं। तो इससे जो वो बनता है, इससे जो बड़े बड़े बैंक्स बनते हैं और जो ट्विस्ट करती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को मेंडर्स बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ये देखो मेंडर्स बोलते हैं भाई साहब, इन्हीं को मेंडर्स बोल देते हैं, राइट।
अब क्या होता है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of Menger's, the end of the Menger's loop come closer and closer in due course of the time, and Menger loop cuts off from the river and forms a cut off lake. This is called Oxbow Lake. Or at times the river overflows its banks. This lead to the flooding of the neighboring area. As it floods, the deposit layers of the fine soil and other materials called sediments along its banks. The leak and this leads to the formation of a flat fertile floodplain. The raised banks are called leaves. As the river approaches the sea, the speed of the, my god, इन्होंने कहानी ख़त्म ही नहीं करनी है, चलिए हम अपना देखते हैं। देखो क्या होता है ना कि भाई मैंगर्स तो हमने बना लिए कि नदी नदी आई और इखलाती बलखाती ट्विस्ट करती चल रही हैं, तो इन ट्विस्ट को मैंगर्स बोल देते हैं। लेकिन जैसे कि आप, जैसे ये नदी आ रही है ना, तो नदी अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आ रही है, डिपोजिशन लेकर आ रही है ना, तो यहाँ इरोजन करती हुई आ रही है, इरोजन करती हुई आ रही है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने डिपॉजिट की, तो कॉन्टिन्यूसली डिपॉजिट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये डिपॉजिट इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि ये नदी यहाँ से टर्न करने के बजाय यहाँ पे टर्न कर लेती है, यहाँ पे टर्न कर ली, क्योंकि इतना डिपोजिशन हो गया, अब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है जाने का, तो इतना पोर्शन नदी का ऐसे अलग हो जाता है, ठीक है ना, डिपोजिशन की वजह से। जैसे ये हो गया ना, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑक्सबो लेक क्या होते हैं पहले तो, फिर ऑक्सबो लेक फॉर्म कैसे होते हैं। तो नदी जब लैंड में, ज़मीन पे आती है और वो अपने साथ इरोजनल मटेरियल लेकर आती है और वो डिपॉजिट करती हुई चलती है, तो उस डिपॉजिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि नदी को अब जैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, अब यहाँ पे इतना 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 ज़्यादा डिपॉजिट हो गया कि भाई अब ये नदी, ये देखो इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गया कि अब नदी जी यहाँ से आ रही हैं, तो इनको यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी में नदी यहाँ से टर्न करेगी, यहाँ से टर्न करेगी, वहाँ से टर्न करेगी, तो इतना वाला जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा ना, तो इसी को क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक कहेंगे। इससे ज़्यादा आई कांट डिफाइन। इसके अलावा क्या कह रहे थे, कभी कभी नदियों में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, तो उससे क्या हो जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। फिर फ्लड में क्या होता है, फ्लड में जो है कि एज इट फ्लड्स द डिपॉजिट लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स along its banks. This leads to the formation of a flat fertile flood plain. मतलब कि फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं उसकी वजह से। देखो ये फ्लड प्लेन मतलब कि नदी में बहुत पानी हो गया, तो मतलब कि वो ओवरफ्लो हो गया, यानी कि अब वो बाढ़ आएगा किसी एरिया में, तो बाढ़ आने की वजह से क्या होता है कि जब पानी एक दफ़े आता है और वापस जाता है, तो जो अपने साथ लेकर आता है वो छोड़ जाता है और कुछ चीज़ें ले जाता है, तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं जो कि बहुत ही फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, फर्टाइल, उपजाऊ होते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े बैंक्स बन जाते हैं, किनारे बन जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लीव्स बन जाते हैं। तो बस इतना याद रखना भाई कि फ्लड पेन्स और लीव्स किसकी वजह से बनते हैं, फ्लड, बाढ़ आने की वजह से बनते हैं। ये मीएंगर क्या होते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्स टर्न करती नदियाँ जाती हैं, उनको मैंगर बोलते हैं। ऑक्सबो लेक क्या होता है, डिपोजिशन की वजह से होता है। अब ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज नदी क्या होती है, आपको पता है भैया, एक मेन रिवर है, मेन रिवर आगे 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 चलती है, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को डिस्ट्रीब्यूटरी नदी कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं, है ना। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। Each distributary forms its own mouth. The collection of segments from all the mouths forms a delta. delta पता है ना भाई क्या होता है। अब ये मेन रिवर है, मान लो गंगा है, गंगा जी हैं, आगे बढ़ी, इधर डिवाइड हो गई, उधर डिवाइड हो गई, इधर डिवाइड हो गई, इधर, तो हर एक नदी, हर एक ट्रिब्यूटरी अपना माउथ बना ले रही है, और हर एक माउथ पे अपने साथ जो भी डिपोजिशन लेकर, अपने साथ जो भी इरोजनल चीज़ें लेकर आ रही है उसको डिपॉजिट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, और उसी से क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाने वाला डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, बहुत ही फर्टाइल रीजन है जहाँ पे सुंदरवन पाए जाते हैं, और इसीलिए, और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है इसका मेजर पोर्शन बांग्लादेश में पाया जाता है, इसी वजह से बांग्लादेश की मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। माय गॉड, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आई डोंट थिंक सो कोई और देगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए लिटरली सॉरी, मैं सबका मुंह नहीं बंद करा सकती, दैट्स द फैक्ट। कराना तो मैं बहुत चाहूँ लेकिन कोई करता नहीं है, मेन पॉइंट इज़ दैट। वर्क ऑफ सी वेव्स। अब जो ये सी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, कितना टाइम हो रहा है, 1.5 घंटा हो रहा है, कोई बात नहीं, फटाक से ख़त्म करते हैं।
सी वेव्स क्या होती हैं? द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। मतलब कि ये जो समुद्र की जो वेव्स हैं, ये जो लहरें हैं, इनकी ये भी बहुत ज़्यादा भैया इरोजनल और डिपोजिशन करती हैं। इसकी वजह से भी कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। फटाफट ये बताते हैं। ये एक बड़ी सी रॉक है, सी वेव्स, ये लहरें लहरें आ करके इस पे लड़ रही हैं, लड़ रही हैं, लड़ रही हैं, लड़ रही हैं, बार बार लड़ रही हैं। क्या बन गया? ये केव जैसा बन गया। थोड़ा सा इसमें जंघा हो गई तो उसको क्या बोलते हैं? सी केव बोलते हैं। अब और आके लड़ रही हैं, और आके लड़ रही हैं, मतलब आर पार जंघा हो गई। ये देखो यहाँ से आर पार हो गई ना, इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को सी आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी आर्क बोलते हैं। फिर सी वेव्स और लड़ रही हैं, और लड़ रही हैं, कुछ नहीं बच रहा है, केवल इतना जैसा बच रहा है, इतना जैसा बच रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्कैग बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या बनता है? सी केव। सी केव से बनता है सी आर्क, और सी आर्क के बाद बनता है स्कैग। और ये सब किसकी वजह से बनता है? सी वेव की वजह से बनता है। और इसमें क्या हो रहा है? इरोजनल हो रहा है कि डिपोजिशन हो रहा है? इरोजनल मतलब यहाँ से उड़ के जाना, यहाँ से उड़ के जाना। डिपोजिशन कहीं से आकर यहाँ जमा हो जाना। तो यहाँ से तो उड़ के ही जा रहा है ना, सी वेव आके भैया यहाँ की चट्टानों को तोड़ रही हैं भाई, बेचारा इतना ही बचा केवल अकेले, तो यहाँ पे इरोजनल हो रहा है। तो सी वेव्स की वजह से इरोजन होता है, जिसकी वजह से सी केव्स, सी आर्क्स और क्या बनते हैं? और स्कैग्स बनते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा द स्टीप रॉकी कोस्ट rising almost vertically above sea water is called the sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. ये जो बीचेस होते हैं ना, लोगों को बड़ा बीचेस पे जाने का शौक है। कभी पता है बीचेस बनते कैसे हैं? तो जो ये सी वेव्स हैं अपने साथ जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स लाती हैं, तो ये जो डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को कहाँ पे? समुद्र के शोर पे, किनारे पे, उसी से बीचेस बनते हैं। सोचो ये इतने बड़े बड़े बीचेस ये सी वेव्स के द्वारा बनाए गए हैं। समझ में आई? तो अगली बार कोई कहे बीच पे जाना तो सबसे पहले पूछना, भाई पता है बीच बनते कैसे हैं? फिलहाल तो सी क्लिफ क्या होता है देख लीजिए। जो स्टीप रॉकी कोस्ट होते हैं, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, मतलब सी वाटर समुद्र के पानी में, मतलब एकदम सीधे सीधे। स्टीप मतलब एकदम ढलाऊ, एकदम सीधे खड़े खड़े जो वर्टिकली वो मतलब बनते हैं, उन्हीं को सी क्लिफ्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? आगे देखते हैं। वर्क ऑफ आइस। अभी हमने विंग्स का पढ़ा, सी वेव्स का पढ़ा, अब आइस से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स नदियाँ होती हैं, किसकी? बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। ठीक है ना? तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। भाई ये लोग भी क्या करते हैं? ये लोग भी इरोड करते हैं। ठीक है ना? ये लोग भी इरोड करते हैं, और मतलब कि ये लोग भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके ले जाते हैं अपने साइड में। तो ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज एज द आइस मेल्ट्स, दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर। आई गेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा आगे पढ़ाने का। सो जितना मन करे उतना ही काम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन मानो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।